मरने का फैसला करने से 5 घंटे पहले जब वो घर की तरफ चलने लगी, उसके हाथ में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नोरा ने सोचा शायद ये इजी होगी, या शायद रवि ने उसके भाई को बोला होगा कांटेक्ट करने के लिए। नहीं, नोरा ने फोन उठाया। ओ हाय डोरीन, एक चिड़चिड़ी सी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ थी? वो बिल्कुल भूल गई थी। उसने पूछा, अभी कितने बजे हैं? मेरा दिन बहुत बेकार था। आई एम सो सॉरी, डोरीन ने कहा। नोरा, हमने तुम्हारे फ्लैट के बाहर 1 घंटे तक इंतजार किया। नोरा ने कहा, ओ, मैं अभी भी लियो का लेसन ले सकती हूँ जैसे ही मैं वापस आती हूँ। मुझे बस 5 मिनट ही लगेंगे, डोरीन ने कहा। टू लेट। अब वो 3 दिन के लिए अपने डैड के साथ है। नोरा ने कहा, ओ आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो बार बार माफी मांग रही थी, कहीं अपने अंदर ही डूबी जा रही थी। फिर डोरीन ने कहा, सच कहूँ तो नोरा, उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। नोरा ने कहा, लेकिन वो बहुत अच्छा है। डोरीन कहता है, उसने सच में बहुत एंजॉय किया, लेकिन वो बहुत बिजी है। एग्जाम्स, दोस्त, फुटबॉल, कुछ तो छोड़ना होगा ना। नोरा ने कहा, उसका टैलेंट असली है। मैंने उसको चोपिन तक पहुंचाया। प्लीज, डोरीन ने गहरी सांस ली और कहा, बाय नोरा। नोरा को ऐसे लगा जैसे जमीन खुल रही हो और उसे लिथोस्फेयर और मैंटल से गुजर कर नीचे भेजा जा रहा हो, और ये तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो अंदर के आखिरी छोर तक ना पहुंच जाए, जहां वो एक सख्त और बेजान लोहा बन जाए। मरने का डिसाइड करने से 4 घंटे पहले नोरा ने अपने एल्डरली नेबर मिस्टर बैनर्जी को देखा। मिस्टर बैनर्जी 84 साल के थे। वो कमजोर थे लेकिन अपनी हिप सर्जरी के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो गए थे। मिस्टर बैनर्जी ने कहा, बाहर कितनी बुरी हवा है ना? हाँ, नोरा ने धीरे से कहा। उसने अपनी फूलों वाली खिड़की की तरफ देखा। आइरिसेस बाहर आ गए हैं। नोरा ने वहां पर्पल फ्लावर्स के गुच्छों को देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश करते ही सोच रही थी कि ये उन्हें कैसी तसल्ली दे सकते हैं। उसके चश्मे के पीछे उनकी आंखें थकी हुई थी। वो अपने दरवाजे के पास थे, चाबुकते हुए अपनी चाबियां ढूंढ रहे थे। एक कैरियर बैग में एक दूध की बोतल थी जो उन्हें बहुत भारी लग रही थी। उन्हें घर से बाहर देखना आम बात नहीं थी। ये वो घर था जहां नोरा ने अपने पहले महीने में आकर उन्हें ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप सेट करने में मदद की थी। उन्होंने अब कहा, ओ, मेरे पास एक अच्छी खबर है। अब मुझे अपनी दवाइयां इकट्ठी करने में तुम्हारी और मदद नहीं लेनी पड़ेंगी। केमिस्ट से एक लड़के ने यहाँ पास में ही शिफ्ट किया है और उसने कहा है कि वो खुद यहाँ डिलीवर कर दिया करेगा। नोरा ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। उसने सिर्फ सर हिला दिया। वो किसी तरह दरवाजा खोल पाए, फिर बंद कर दिया और अपनी प्यारी लेट बीवी की यादों में खो गए। बस यही था। किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। सारी दुनिया के लिए वो बस फजूल थी। उसके फ्लैट के अंदर आते ही सिर्फ सुनसानियत थी। बिल्ली की खुशबू, एक आधी खाली कटोरी अभी तक वोल्टेयर के लिए वही पड़ी थी। उसने पानी पिया और 2 एंटीडिप्रेसेंट्स निगल लिए और बाकी के पिल्स की ओर देखा और सोचने लगी। अपने मरने का फैसला करने से 3 घंटे पहले उसका सारा शरीर अफसोस से भर गया था, जैसे उसके दिमाग की उदासी उसके पेट और पैरों में भी हो। जैसे इस अफसोस ने सारी उसकी जात पर कब्जा कर लिया हो। ये उसे याद दिला रहा था कि उसके बगैर सब कुछ बेहतर है। तुम एक काले होल के पास जाते हो और उसका गुरुत्वाकर्षण तुम्हें उसकी उदासी भरी अंधेरी हकीकत में खींच लेता है। ये ख्याल एक दिमागी चक्कर की तरह था, कुछ ऐसा जिसे सहन करना बहुत मुश्किल हो लेकिन उससे बचा भी ना जा सके। नोरा ने अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किया। कोई मैसेजेस नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई नए फॉलोअर्स नहीं, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट्स नहीं। वो एंटीमैटर थी जिसे स्वाभिमान के साथ खुद के लिए दया भी थी। वो इंस्टाग्राम पे गई और देखकर सोच रही थी कि सबने अच्छे से समझा है कि कैसे जीना है, बस उसके अलावा। उसने फेसबुक पे एक लंबी अपडेट पोस्ट करी जिसे अब वो ज्यादा चलाती भी नहीं थी। अपने मरने का फैसला करने से 2 घंटे पहले उसने एक बॉटल वाइन खोली। उसकी फिलॉसफी की पुरानी टेक्स्ट बुक्स उसको देख रही थी, उसके यूनिवर्सिटी के दिन याद करवा रही थी जब जिंदगी में अभी पॉसिबिलिटी थी। एक यक्का प्लांट और 3 छोटे मोटल वाले कैक्टाई। वो अंदाजा लगा रही थी कि पूरे दिन एक बर्ताव रहने वाले जीव की तरह पॉट में बैठना शायद एक आसान जिंदगी होती है,
वो एक छोटे इलेक्ट्रिक पियानो पे बैठ गई, लेकिन उसने कुछ प्ले नहीं किया। उसने लियो के पास बैठने का भी सोचा, उसे ई माइनर में चोपिन सिखाने के लिए। खुशियों से भरे पल समय के साथ दर्द में बदल सकते हैं। एक पुराने संगीतवादक का स्टेरियोटाइप था, जिसमें बताया गया है कि पियानो पे कोई गलत नोट क्यों नहीं होता। लेकिन उसकी जिंदगी एक बेसुरी ध्वनियों का मिश्रण थी। एक ऐसा संगीत का टुकड़ा जो किसी सुंदर दिशा में जा सकता था, लेकिन कहीं भी नहीं गया। समय बीत गया। उसने आकाश की ओर देखा। वाइन के बाद एक सच्चाई का उसे झटके से एहसास हुआ। उसने समझा कि ये जिंदगी उसके लिए नहीं थी। हर कदम गलत था, हर फैसला बुरा था। वो जो अपने लिए प्लान करती थी, हर रोज वो उससे पीछे हटती थी। तैराक, संगीतकार, फिलोसफर, स्पाउस, ट्रैवलर, ग्लेसियोलॉजिस्ट, खुशी से प्यार की जाने वाली कुछ भी नहीं। वो ढंग से एक कैट ओनर की ड्यूटी भी मैनेज नहीं कर सकी। या वो हफ्ते में 1 घंटे के लिए पियानो ट्यूटर की हो, या फिर बातचीत करने में इंसानी क्षमता की। गोलियां काम नहीं कर रही थी। उसने पूरी वाइन खत्म कर दी। आई मिस यू, उसने आकाश में बोला, जैसे हर व्यक्ति जिसे उसने प्यार किया था उसके साथ कमरे में हो। उसने अपने भाई को कॉल किया और जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसने उसे एक वॉइसमेल छोड़ दिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ जो। मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहती थी। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी वजह से है। मेरे भाई होने के लिए शुक्रिया। आई लव यू। बाय। फिर से बारिश शुरू होगी। वो खिड़की के पास बैठकर ग्लास पे टपकती ड्रॉप्स को देखने लगी। समय अब 11:22 हुआ था। एक चीज वो एकदम पक्के तौर पे जानती थी, वो कल तक पहुंचना नहीं चाहती थी। वो खड़ी हुई। उसने एक पेन और एक कागज का टुकड़ा ढूंढा। उसने डिसाइड किया, ये एक बहुत सही समय है मरने के लिए। वो एक पत्र लिखती है। डियर हुएवर, मेरे पास जिंदगी में कुछ बनने के लिए पूरे मौके थे, लेकिन मैंने वो हर एक मौका गवा दिया। अपनी लापरवाही और बदनसीबी के कारण ये दुनिया मुझसे पीछे हट गई है। तो अब बिल्कुल सही होगा कि मैं भी दुनिया से पीछे हट जाऊं। अगर मुझे लगता कि रुकना मुमकिन होता तो मैं रुकती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। मैं लोगों के लिए जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ। एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। बाय, नोरा।